friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss chapter 3 of class 12th history, that is kinship, caste and class, बंधुत्व, जाति और वर्ग। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 दूसरा पार्ट हम देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से परिवार, जाति, विवाह, गोत्र और इसके साथ ही नॉन क्षत्रिय ओरिजिन के जो राजा थे, सातवाहन शासकों के बारे में जाना, साथ ही साथ ब्राह्मण किस तरह से वर्ण व्यवस्था को इम्पोज करते थे, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या रहती थी, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। और आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2, और जिसमें सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जातीज। जाति क्या थी? द सोशल कैटेगरीज आर रेफर्ड टू एज जाति। जाति और कुछ नहीं, सामाजिक वर्गीकरण का एक पार्ट है। समाज का एक वर्ग जो है उसे जाति कहा जाता था। लाइक वर्णा, जाति वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ। और जाति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वर्ण की तरह ये भी बर्थ पर, जन्म पर आधारित होती थी, यानी जन्म के साथ ही व्यक्ति की जाति निश्चित हो जाती थी। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वही उसकी जाति बन जाती थी हमेशा के लिए। बाय बर्थ इट वॉज डिसाइडेड। द वर्ना वर फिक्स्ड एट 4 बट देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातीज। ठीक है, वर्ण जो थे वो 4 फिक्स्ड हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन जातियों के नंबर की कोई फिक्स संख्या नहीं थी। देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन, इनका कोई फिक्स नंबर नहीं डिसाइड हुआ था। इनफैक्ट व्हेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स दैट डिडंट फिट इनटू द 4 फोल्ड ऑफ द वर्ना सिस्टम, दे क्लासिफाइड देम एज जातीज। वास्तव में जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में वो लोग जो चारों वर्णों में अगर एडजस्ट नहीं हो पाते थे तो ऐसे में उन लोगों को एक विशेष प्रकार की जाति के रूप में क्लासिफाइड कर दिया जाता था। फॉर इंस्टेंस, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषादास वर क्लासिफाइड एज जातिस। जैसे कि जंगल में रहने वाले निषाद को एक जाति के रूप में ब्राह्मणों ने वर्णित किया है। तो सेम वे वो लोग या वो लोगों के समूह जो किसी भी तरह से चारों वर्णों में नहीं आते थे, वर्ण व्यवस्था में नहीं होते थे, उन्हें जाति के रूप में जो है निश्चित कर दिया जाता था। जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। और यही जातियां जो एक ही प्रकार का कोई व्यवसाय करती थी, आजीविका चलाती थी, बाद में धीरे धीरे संगठित होकर इन लोगों ने अपने आप को श्रेणी या गिल्ड के रूप में संगठित, ऑर्गेनाइज कर लिया। तो जातियां जो है बाद में संगठित होकर श्रेणी के रूप में विकसित हो गई, गिल्ड्स के रूप में विकसित हो गई। जातीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मंदसौर इंस्क्रिप्शन। जातियों के बारे में, उस समय की जातियों के बारे में मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर नाम के स्थान पर मिले हुए एक अभिलेख से बहुत अधिक जानकारी मिलती है। और मंदसौर इंस्क्रिप्शन हमें क्या जानकारी देता है? द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन मंदसौर, मध्य प्रदेश, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दीज सोशल प्रोसेसेस एंड नेचर ऑफ गिल्ड्स। ये जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है वो सामाजिक क्रियाओं और गिल्ड की कार्यविधि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करता है। इट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। और इस इंस्क्रिप्शन में सिल्क वीवर्स जो हैं, रेशम के जो कपड़ा बुनने वाले लोगों के एक गिल्ड के बारे में इससे विशेष जानकारी मिलती है। वो ओरिजिनली लिव्ड इन लाठा, गुजरात। ये सिल्क वीवर्स मूलतः गुजरात में रहते थे और उस गुजरात का पुराना नाम लाठ प्रदेश या लाठ था। तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे टू मंदसौर along with their kinfolks and children। और ये पूरा का पूरा एक जाति समूह, बंधुत्व का एक बड़ा समूह, कुछ लोग नहीं, पूरा एक जाति बुनकरों का, रेशम बुनकरों का एक समूह ही यहाँ पर गुजरात से शिफ्ट हुआ था। द मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड्स वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। सम मेंबर्स अडॉप्टेड डिफरेंट ऑक्यूपेशन। और इस गिल्ड की मेंबरशिप में जो व्यक्ति जिस क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन रखता था, जिस तरह की कला में स्पेशलाइजेशन रखता था, उसे उस गिल्ड का पार्ट बना दिया जाता था। इस जाति समूह के, रेशम बुनकरों के जाति समूह के कुछ लोगों ने दूसरे ऑक्यूपेशन भी स्वीकार कर लिए थे, यानी रेशम की बुनकरी का काम छोड़ दिया था। द इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस दैट apart from the common profession shared by the members, they also collectively decided to invest their wealth earned through craft and constructed a splendid temple in honor
द सन गॉड। और ये मंसूर का जो अभिलेख है ये भी बताता है कि इन लोगों ने अपने कॉमन ऑक्यूपेशन के साथ साथ अपने कमाए गए धन को विशेष कार्यों में इन्वेस्ट करने का भी प्लान बनाया था। और इसके अंतर्गत उन्होंने इस मंदसूर शहर में सूर्य भगवान का एक बहुत ही शानदार मंदिर भी बनवाया। दशपुर या मंदसौर में भगवान सूर्य का एक बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है जो कि रेशम बुनकरों द्वारा बनवाया गया था। तो ये सारी जानकारी इस मंदसौर इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। बियॉन्ड द फोर वर्णास, अब इस चारों वर्णों के आगे या बाहर भी भारत देश में कोई रहते थे या कौन लोग थे उनके बारे में क्या पता चलता है। देयर वर पॉपुलेशन हुज सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड ब्राह्मणिकल आइडियाज सच एज निषादास, नॉमेडिक पैस्टोरलिस्ट एटसेट्रा। देयर वॉज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स बिटवीन दीज पीपुल। तो ब्राह्मणिकल जो नॉर्म्स थे उसमें कुछ लोग नहीं आते थे या उन पर ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे लोग जो जंगलों में रहते थे या जानवरों को एक जगह से चराते हुए दूसरी जगह ले जाते थे, माइग्रेंट जो पैस्टोरलिस्ट थे, नॉमेडिक जिनके कहा जाता था, गुमंतु या एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले खाना बदोश जो चरवाए होते थे, ऐसे लोग जो इस वर्ण व्यवस्था का पार्ट नहीं होते थे और वो भी कभी कभी जो है इनसे प्रभावित भी होते थे, कभी नहीं भी प्रभावित होते थे, लेकिन वो इस फोर वर्णा व्यवस्था से बाहर थे, चारों वर्णों की व्यवस्था से बाहर माने जाते थे। देयर वॉज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स बिटवीन दीज पीपल, और इन लोगों में भी विचारों का आदान प्रदान और विश्वासों का आदान प्रदान होता रहता था। यानी वर्ण व्यवस्था के लोग इन निषादाज और नॉमेडिक जो पैस्टोरलिस्ट थे उनसे भी बहुत सारे विश्वास और विचार का आदान प्रदान करते थे और ये लोग भी इनसे आदान प्रदान, यानी म्यूचुअल जो है ट्रांसफर विचारों का और व्यक्तियों का और व्यवहारों का, विश्वासों का होता रहता था। फिर इसके बाद बात करते हैं अनटचेबल्स एंड देयर ड्यूटीज। उस समय के समाज में, प्रारंभिक समाज जो हम देखने को मिलता है उसमें अछूत प्रथा भी देखने को मिलती है जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, और उनकी कर्तव्य भी धर्म सूत्राज और शास्त्राज में लिखे गए हैं। दे वर प्राइमरली कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स विच दे कंसिडर्ड एज प्योर। ब्राह्मण जो थे वो अपने कार्यों को बहुत पवित्र मानते थे, वो जो भी कार्य करते थे वो बहुत पवित्र मानते थे, और ऐसे लोग जो पवित्र कार्य नहीं करते थे, अच्छे काम नहीं करते थे, जिन्हें समाज में अच्छा या उत्तम नहीं माना जाता था, ऐसे काम करने वाले लोगों को वो अनटचेबल्स के रूप में कंसिडर करते थे और उनके द्वारा जो है किसी भी चीज़ को वो लेना जो है सही नहीं मानते थे। सो दे अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम अनटचेबल्स, और इस वजह से ये जो ब्राह्मण वर्ग है वो अछूतों से खाना या खाने की सामग्री लेना जो है वो सही नहीं मानता था। सम एक्टिविटीज़ वर रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग, और कुछ लोगों की गतिविधियां जो है वो प्रदूषित या खराब या निम्न कोटि की मानी जाती थी। दीज इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्प्सेस, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो निम्न और ख़राब मानी जाती थी उसमें डेड बॉडीज़ को जो हैंडल करने का काम होता था, डेड एनिमल्स होते थे, मरे हुए जानवर होते थे, उनसे संबंधित जो भी कार्य होते थे, दोज हु परफॉर्म सच टास्क वर नोन एज चांडाल्स, और जो मरे हुए इंसानों और जानवरों के संबंधित काम करते थे ऐसे लोगों को चांडाल्स कहा जाता था। दे वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की, और सामाजिक वर्गीकरण की इस वर्ण व्यवस्था में इस तरह के काम करने वाले लोगों को सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया था। Touching and seeing them was regarded as polluting by the brahmanas, और इन लोगों को स्पर्श करना या इन लोगों को देखना भी एक तरह से प्रदूषित माना गया था, इन लोगों को देखा जाना भी वर्जित माना गया था ब्राह्मणों के द्वारा। द मनुस्मृति एड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति में चांडाल्स लोगों को क्या करना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ जो है वो लिखी गई है, मेंशन की गई है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, और चांडाल्स की ड्यूटी में सबसे पहला था उन्हें गाँवों के बाहर रहना होता था। यूज़ डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, उन्हें फेंके हुए बर्तनों को यूज़ करना पड़ता था, जिन बर्तनों को कोई यूज़ नहीं करता था, फेंक दिए जाते थे, उन्हें चांडाल्स को यूज़ करना पड़ता था, वो नए बर्तन नहीं यूज़ कर सकते थे। एंड वियर क्लॉथ्स ऑफ द डेड, और इन चांडाल्स को जो है मरे हुए इंसानों के कपड़े जो मरने के बाद फेंक दिए जाते हैं वो कपड़े इन्हें पहनने पड़ते थे। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, और इनके लिए जो गहने थे वो
लोहे के बने गहनों को इन्हें पहनना पड़ता था। तो ये 4 प्रमुख ड्यूटीज़ चांडाल्स की जो है मनुस्मृति में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चांडाल्स गांवों के बाहर रहते थे, फेंके हुए बर्तनों का यूज़ करते थे। वो जो है मरे हुए इंसानों के कपड़ों को उन्हें पहनना होता था और उनके ये जो गहने थे वो लोहे के बने हुए गहनों का उन्हें प्रयोग करना होता था। तो दीज वर द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स मेंशन्ड इन मनुस्मृति। दे कुड नॉट वॉक अन आउट इन विलेज एंड सिटीज़ एट नाइट। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि चांडाल्स लोग जो थे वो रात में किसी गांव या शहर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स। फिर इन लोगों का एक और कर्तव्य या ड्यूटी ये भी थी कि वे उन लोगों के शवों का निस्तारण भी करते थे जिनकी कोई रिश्तेदार नहीं होते थे, एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर। और उनकी जो बॉडी होती थी उसका जो क्रियाविधि थी उसको करने की ड्यूटी भी इन चांडाल्स की होती थी। यानी अज्ञात लोगों के शवों का जो है अंतिम संस्कार भी यही लोग करते थे। तो दीज वर द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स मेंशन्ड इन मनुस्मृति। फिर आगे बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस मेड बाय फा शिएन एंड ज़ुएनज़ांग अबाउट द अनटचेबिलिटी इन इंडिया। जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे, फा शिएन और ज़ुएनज़ांग, उन दोनों ने अनटचेबल जो थे इंडिया में उसकी स्थिति पर क्या कमेंट किए हैं, क्या देखा उन्होंने। तो फा शिएन केम टू इंडिया इन 5th सेंचुरी। फा शिएन जो है 5वीं सदी में भारत आए थे। रोट दैट द अनटचेबल्स साउंडेड क्लेपर्स व्हेन दे एंटर्ड स्ट्रीट सो दैट द पीपल कुड अवॉइड द साइट। फा शिएन ने अपनी बुक में स्पेशल लिखा है कि ये जो अनटचेबल्स होते थे उन्हें गांव या शहर में प्रवेश करते समय क्लैपिंग की आवाज़ या क्लैपर्स अपने पास रखने पड़ते थे, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आवाज़ होती थी खटखटाने की, वो आवाज़ उन्हें करनी पड़ती थी ताकि लोग उन्हें देख सके और उनकी नज़रों अपनी नज़रों से वो दूर हट सकें, रास्ते से दूर हट सके, इसलिए इन्हें क्लैपर्स दिए जाते थे अनटचेबल्स को। यानी अनटचेबिलिटी वॉज देयर इन दैट सोसाइटी। फिर ज़ुएनज़ांग जो कि 7th सेंचुरी में इंडिया आया था, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लीव आउटसाइड द सिटी। ज़ुएनज़ांग ने ऑब्जर्व किया है कि जो स्कैवेंजर्स होते थे, मरे हुए जानवरों को खाने पीने वाले जो लोग रहते थे, नॉन वेजिटेरियन जो होते थे, और जो लाशों को ठिकाने लगाने का काम करते थे, ऐसे लोगों को गांवों और शहरों से बाहर ही रहना होता था। वो गांवों में बाकी लोगों के साथ नहीं रह सकते थे। There was instances of Chandals who would not accept the life of degradation prescribed in the Shastras। लेकिन कहीं कहीं पर शास्त्रों में ऐसे चांडाल जाति के लोगों के उदाहरण भी मिलते हैं जिन्होंने इस तरह की इस गंदी, प्रदूषित या निम्न जिंदगी को पसंद नहीं किया और उन्होंने दूसरे काम भी करने स्टार्ट कर दिए थे या कर दिए थे। तो अनटचेबिलिटी थी, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से व्याप्त थी। लोग अपने ऑक्यूपेशन चेंज भी उस समय कर सकते थे। फिर रिसोर्सेज का किस तरह से जो है डिवीज़न होता था बियॉन्ड बर्थ, जन्म से परे, रिसोर्सेज एंड इट्स स्टेटस। ठीक है, संसाधन और लोगों की स्थिति कैसी होती थी। द सोशल पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस वर ऑफन शेप्ड बाय द एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। समाज में किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जो है वो इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पास कितने आर्थिक रूप संसाधन हैं, यानी आर्थिक रूप से वो कितना संपन्न है, उसके पास ऐसे कौन से संसाधन हैं जो इकोनॉमिकली जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। तो इसी आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता था। सामाजिक स्थिति निर्धारण के 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर समाज में स्थिति निर्धारित होती थी, और दूसरा होती थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, वर्ण के आधार पर आपकी समाज में स्थिति निश्चित की जाती। द क्राइटेरिया ऑन विच प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड इज एज फॉलोज। अब संपत्ति जो है वो किस आधार पर दी जाती थी, निश्चित की जाती थी, वो इस प्रकार है। तो यहाँ याद रखने की बात यह है कि सामाजिक स्थिति का निर्धारण 2 बातों पर निर्भर करता था, आप किस लिंग के हैं या आप किस वर्ण के हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, लिंग के आधार पर किस तरह से संपत्ति का विभाजन किया जाता था, तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत महत्वपूर्ण है उस समय। द एक्सेस टू रिसोर्स शार्पन द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, संसाधनों का जो एक्सेस थी या पहुंच थी वो पुरुष और महिला
होने पर निर्भर करती थी। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार द वुमेन वर नॉट एलिजिबल टू क्लेम ए शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। मनुस्मृति जो है वो ये कहता है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है और उन्हें उस संपत्ति को लेने का अधिकार नहीं होता है। द पेरेंटल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग सन्स, और पिता की संपत्ति को जो है वो पुत्रों में विभाजित किया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स विथ ए स्पेशल शेयर ऑफ द एल्डेस्ट। और इसमें भी जो सबसे बड़ा होता है, वरिष्ठ होता है, उसको एक स्पेशल पार्ट अलग से मिलता है, यानी सबसे वरिष्ठ पुत्र को थोड़ा सा अलग अधिक भाग मिलता है संपत्ति में से, और बाकी पुत्रों में जो है बराबर रूप से संपत्ति का विभाजन किया जाता था। However, the women could retain the gift they received on the occasion of their marriage as स्त्रीधना। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं जो है विवाह के समय उन्हें अपने पिता की तरफ से जो भी धन मिलता था वो धन जो है स्त्रीधन कहलाता था, और उस धन को वो अपने पास रख सकती थी। यानी महिलाओं का जो प्रॉपर्टी थी एक तरह से वह स्त्रीधन था, जो कि विवाह के अवसर पर उसे गिफ्ट के रूप में मिलता था उसकी परिवार वालों की तरफ से। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन, और यही स्त्रीधन जो है वो महिला अपने संतानों को भी ट्रांसफर कर सकती थी विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम टू इट, और इस स्त्रीधन पर पुरुष का अधिकार नहीं होता था। यानी बिना अपने पति या पुरुष की इच्छा के वो इस धन को अपने पुत्रों या पुत्रियों में जो है ट्रांसफर कर सकती थी। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, वुमेन वर नॉट सपोज टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी एंड देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट देयर हस्बैंड्स परमिशन। मनुस्मृति में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है कि महिलाओं को अपनी फैमिली पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता था, और जो भी परिवार में मूल्यवान वस्तुएं हैं बिना अपने पति की परमिशन से वो उनका यूज़ नहीं कर सकती थी। यानी उन्हें मूल्यवान वस्तुओं का अगर प्रयोग भी करना है तो उसमें पति की अनुमति होना आवश्यक होता था। Both epigraphic and textual evidence suggest that while upper class women may have had access to resources, land, cattle and money were generally controlled by men. बहुत सारे जो टेक्सचुअल लिखित और पुरातात्विक जो सोर्सेज हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि शायद जो ऊंची जाति की महिलाएं होती थी उन्हें प्रॉपर्टी, ज़मीन, जानवरों और पूंजी का जो है एक तरह से एक्सेस होता था, अधिकार होता था, लेकिन ये सब जो है मेंस द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यानी इन चीज़ों को वो उनकी होती तो थी, लेकिन इनका उपयोग जो है वो पुरुष लोग हैं वो डिसाइड करते थे। तो जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी में मेन बात ये थी कि मनुस्मृति के अनुसार एक महिला को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। दूसरा, महिला को विवाह के अवसर पर जो भी धन मिलता है उसे स्त्रीधन कहा जाता था, और उसको वो अपने पुत्रों में या अपनी संतानों में ट्रांसफ़र कर सकती थी। पति का उस पर अधिकार नहीं रहता था। पिता की संपत्ति जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है सभी पुत्रों में डिवाइड की जाती थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ पुत्र को कुछ अधिक मिलता था। मनुस्मृति ही ये बताती है कि महिलाओं को अपने पति की अनुमति के आधार पर ही वस्तुओं का या मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए होता था, और महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार होता था उच्च जाति या उच्च वर्ण की महिलाओं में, धनी महिलाओं में होता था, लेकिन उनका भी उपयोग जो है पुरुषों द्वारा ही किया जाता था। तो ये था जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं वर्ण एक्सेस टू प्रॉपर्टी। वर्ण के आधार पर किस तरह से संपदा या संसाधनों का वर्गीकरण होता था। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणों के जो टेक्स्ट मिलते हैं, द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वाज सर्विट्यूड। ठीक है, तो जो चौथा और जो सबसे अंतिम वर्ण है शूद्रा का काम जो है बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है, तो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी। दे हैव नो एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी, एनी लैंड, कैटल्स, और इसी पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। उनकी ओनली ड्यूटी वॉज टू सर्व द other three varnas, while a variety of occupations were assigned to the first three varnas। लेकिन बाकी तीनों जो ऊपर के वर्ण हैं, उच्च वर्ण जिन्हें माने जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके लिए बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो डिसाइड किए गए थे। द वेल्थिएस्ट पीपल वुड हैव बीन द ब्राह्मणास। अब इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर सबसे अमीर जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिए थे। बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज दैट डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन प्रीविलेंट इन सोसाइटी बट डिडंट रिगार्ड दीज एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। बुद्धिज्म जो टेक्स्ट हैं वो ये बताते हैं कि सोसाइटी का इस तरह से वर्गीकरण तो था, लेकिन ये
इतना भी सख्ती से जो है लागू नहीं होता था, इनफ्लेक्सिबल था और नेचुरल था। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम फॉर हायर स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो ये भी क्लेम करते हैं कि बाय बर्थ जो है हायर स्टेटस कभी डिसाइड नहीं होना चाहिए, यानी जन्म के आधार पर व्यक्ति का जो है समाज में स्थिति डिसाइड नहीं होनी चाहिए, उसकी योग्यता या अन्य किसी कारण के आधार पर जो है उसकी स्थिति डिसाइड होनी चाहिए। तो ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अलग अलग विचार इस वर्णा एक्सेस टू प्रॉपर्टी में रखते हैं। An alternative social scenario, sharing wealth. The Tamil Sangama anthologies illustrate economic social relationships, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who control resources were expected to share them. ठीक है, अब तमिल संगमा में जो है जो शास्त्रास हैं और धर्म सूत्रास हैं उसमें ये ऐसा भी मेंशन किया गया है कि जो भी जिसके पास भी संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज जिसके पास ज़्यादा होते हैं, उसे उन लोगों को इन संसाधनों का शेयर करना चाहिए, यानी जिसके पास अधिक है वो जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर करे। ठीक है, तो ऐसी बातें जो है तमिल संगमा में लिखी हुई मिलती है। ठीक है, जो अधिक संसाधनों का कंट्रोल रखते हैं उन्हें अपने संसाधन उन लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जिनके पास संसाधन नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये तमिल संगमा कहते हैं कि समाज में लोगों की स्थिति जो है आपस में एक सामाजिक समझौते के रूप में होनी चाहिए। द मेथ फाउंड इन सुत्त पिटका सजेस्ट। अब सुत्त पिटका जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें लिखा है द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। ये राजत्व का जो सिद्धांत है वो मानवीय इच्छा पर निर्भर करता है। मनुष्य ही किसी को राजा और किसी को प्रजा के रूप में बनाता है विथ टैक्सेस एज फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द किंग। और इस सिद्धांत के अनुसार राजा जो है लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है तो उसकी उस सेवा के बदले में जनता को उसे टैक्स देना चाहिए, जनता उसे टैक्स देती है। तो इस तरह से ये जो एक सामाजिक समझौता है जिसमें राजा जनता की सुरक्षा की व्यवस्था करता है और उसके बदले में जनता उसे जो है टैक्स देती है। एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस। और इसी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पता लगती है कि ये जो सारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो ह्यूमंस द्वारा क्रिएट की गई है, न कि ये डिवाइन है। It also recognized the fact that since human beings are responsible for creation of the system, they could also change it in future. और ये आगे ये भी बताते हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो मनुष्य द्वारा की गई है और इस वजह से इन्हें भविष्य में बदला भी जाना चाहिए, बदल दी जानी चाहिए। यानी समाज में दो तरह के विचार थे, एक जो पूरे बाय बर्थ बेस्ड सोसाइटी भी थी, साथ ही साथ जो है ह्यूमन चॉइस के आधार पर भी थी। द किंग वॉज इलेक्टेड बाय द होल पीपल महासम्मता। और उस समय ये भी विचार था कि राजा जो है सभी लोगों की इच्छा से महासम्मत के आधार पर डिसाइड होना चाहिए। तो ये जो सुत्त पिटका है उसमें इस तरह की बातें लिखी गई है कि ये सब सामाजिक समझौते के रूप में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में महाभारत के आधार पर उस समय के गोत्र परिवार साथ ही साथ जो है विवाह की स्थितियाँ और पैट्रिलिनियल सिस्टम जो है उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हिस्टोरियंस किस तरह से महाभारत को देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिस्टोरियंस बाय एनालाइजिंग टेक्स्ट एज फॉलोज। तो किस तरह से हिस्टोरियंस या इतिहासकार होते हैं इस तरह के धार्मिक साहित्य का जो है एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले वो जो एनालाइज करते हैं द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। उस टेक्स्ट जो भी लिखित सामग्री होती है उसकी भाषा को एनालाइज करते हैं, वेदर इट वाज ऑर्डिनरी पीपल्स लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ द प्रिस्ट एंड द एलाइट्स। कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो उस टेक्स्ट की भाषा को पढ़कर ही ये समझा जा सकता है कि ये साधारण लोगों की भाषा रही होगी या फिर ये उच्च वर्ण के जो बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग रहते होंगे उनकी भाषा रही होगी। तो टेक्स्ट को सबसे पहले इस आधार पर उसकी लैंग्वेज को एनालाइज किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। दूसरा काइंड ऑफ टेक्स्ट, किस प्रकार का टेक्स्ट, वेदर इट वाज ए मंत्रा और ए स्टोरी। फिर वो जो है एनालाइज करते हैं इतिहासकार कि वो जो टेक्स्ट लिखा गया है वो एक वास्तव में मंत्र है जो पूजा पाठ या किसी रिचुअल्स को परफॉर्म करने का है या फिर ये कोई एक कहानी है। थर्ड जो है ऑथर्स पर्सपेक्टिव इन राइटिंग द टेक्स्ट। फिर तीसरी चीज़ जो एनालाइज इतिहासकार करते हैं कि किस उद्देश्य के साथ उस टेक्स्ट को लिखा गया, लिखने वाले का क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य पर के आधार पर उसने उस टेक्स्ट को लिखा है।
फिर चौथा, द ऑडियंस टू हुम इट वॉज रिटन। फिर चौथा, इतिहासकार ये भी एनालाइज करते हैं कि लिखने वाले ने किस प्रकार की ऑडियंस को टारगेट करके जो है उस मंत्र या स्टोरी को लिखा है, टेक्स्ट को लिखा है। फिर फिफ्थ चीज़ जो एनालाइज की जाती है दैट इज डेट ऑफ द कंपोजिशन और कंपाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट। किस समय काल में वो टेक्स्ट लिखा गया था, इस चीज़ को भी हिस्टोरियन एनालाइज करते हैं। और लास्ट चीज़ जो एनालाइज की जाती है दैट इज़ द प्लेस ऑफ कंपोजिशन, कहाँ पर वो टेक्स्ट लिखा गया है। तो महाभारत को भी जो बी एस सुथांकर और उनकी टीम ने एनालाइज किया है, तो इन सारी बातों का उन्होंने जो है ध्यान रखा और फिर उसका उन्होंने क्रिटिकल एडिशन तैयार किया है। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, काइंड ऑफ टेक्स्ट, ऑथर्स पर्सपेक्टिव, ऑडियंस हुम इट वॉज रिटन, डेट ऑफ कंपोजिशन एंड द प्लेस ऑफ कंपोजिशन। ये 6 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एनालाइज की जाती है। फिर हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। अब इतिहासकार महाभारत के बारे में किस तरह से एनालाइज किया गया उसको, वी हैव बीन कंसिडरिंग द संस्कृत लैंग्वेज महाभारत। अब इतिहासकारों ने जो संस्कृत में महाभारत मिली है उसको एनालाइज किया है। द संस्कृत यूज्ड इन द महाभारत इज सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास और ऑफ द प्रशस्तीज। तो महाभारत की जो लैंग्वेज संस्कृत उन्हें मिली है वो प्रशस्तियों और वेदों में जिस तरह की संस्कृत लिखी है उससे बहुत सिंपल मिली है। यानी जो महाभारत है उसकी लैंग्वेज जो है वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज से ज़्यादा मैच करती है। फिर तीसरी बात जो है, सो इट वॉज प्रोबेबली बेटर टू बी अंडरस्टूड बट हु रोड द टेक्स्ट। लेकिन इसको समझना तो आसान है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये आता है कि फिर इसको लिखा किसने। ये सिंपलर भाषा में, साधारण भाषा में है, तो फिर इसको लिखने वाले कौन है, ये इतिहासकारों ने एनालाइज किया है। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज कंपोज बाई चैरियट्स। फिर जो इतिहासकारों ने जो एनालाइज किया उसके आधार पर कि इस महाभारत की स्टोरी को जो है रथकार लोगों ने, चैरियटर बार्ड जो रथ चलाने वाले लोग हैं, सुत जिन्हें कहा जाता है, सुताज कहा जाता है, उनके द्वारा इस स्टोरी को कंपाइल किया गया था। अकम्पनीड द क्षत्रिय वॉरियर्स टू द बैटलफील्ड, जो कि क्षत्रियों के साथ उस युद्ध में गए थे जहाँ पर ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, बैटलफील्ड, एंड कंपोज पोएम सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अकम्प्लिशमेंट। और वहाँ पर उन्होंने अपने क्षत्रियों की उस विजय को जो है देखा और उसको उन्होंने पोएम्स के रूप में कंपोज कर लिया। तो ओरिजिनली इट वाज कंपोज्ड इन पोएम्स, इसको लिखा नहीं गया था। दीज कंपोजिशन वर सर्कुलेटेड ओरली, और ये जितने भी पोएम्स के रूप में जो विक्ट्रीज की पोएम थी उनको बहुत लंबे समय तक ओरली सर्कुलेट किया गया। बाय द 5th century BC द ब्राह्मणास बिगिन कमिटिंग दीज टू राइटिंग। 5th century BC के आसपास ब्राह्मणों ने इसको फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द upheaval occurring in social values being replaced by new norms at this time were reflected in महाभारत। और ऐसा संभव हो सकता है कि इस समय तक समाज में बहुत सारे नए सोशल सामाजिक नॉर्म्स, नियम कानून आ गए थे, वो सब जो है महाभारत की स्टोरी में ऐड कर दिए गए। जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें इतने दिनों के बाद या सेंचुरीज़ के बाद जब इसको लिखा गया तो नए नॉर्म्स को इसमें ऐड कर दिया गया होगा। Another phase is 200 CE and 200 BC when worship of Vishnu was growing and Krishna was being identified with Vishnu। और इसी के बाद अगला फेज जो महाभारत की स्टोरी में आता है वो 200 BC से लेकर 200 CE का ये जो 400 ईयर का पीरियड है, जब भारत देश में विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। और उस पीरियड में जब महाभारत लिखा गया तो कृष्ण को भी इस महाभारत में एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में समाहित कर लिया गया होगा। बिटवीन 200 and 400 CE डायडेक्टिक सेक्शन रिसेंबलिंग द मनुस्मृति वर एडेड। और 200 से लेकर 400 CE के पीरियड में इसमें जो उपदेशात्मक बातें हैं, जो मनुस्मृति या इस तरह की बातें हैं, सामाजिक व्यवहार की बातें हैं, वो शायद उस पीरियड में इसमें ऐड की गई होगी। तो इतिहासकार जो है इस महाभारत को किसी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा नहीं मानते, किसी एक ही क्षेत्र में लिखा हुआ नहीं मानते, और इसको एक बहुत लंबे जो है 1000 साल के लगभग आसपास में लिखा हुआ महाकाव्य जो है उस रूप में मानते हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग तरह की बातों को इसमें समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन आते गए उनको उसमें ऐड किया जाता रहा होगा। All these additions made the text which started with less than 10,000 verses to 1 lakh verses। और इसी वजह से वो महाभारत जो स्टार्टिंग में सिर्फ 10,000 श्लोकों वाला महाभारत था, जो जय संहिता के नाम से जाना जाता था, वो धीरे धीरे बढ़कर 1 लाख श्लोकों का एक बहुत बड़ा महाकाव्य बन गया और जिसे महाभारत कहा जाता है। दिस वर्क इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सेज वेद व्यासा। और इस
बड़े महाकाव्य का जो लेखक है वो मुख्य रूप से ऋषि वेद व्यास को माना जाता है, जिन्होंने शायद बाद में इसको कंपाइल किया होगा। द टेक्स्ट प्रेजेंटेड इज क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्शन। अब महाभारत के अंदर जो भी लिखित रूप में सामग्री मिलती है उसको इतिहास का 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वन कंटेंट स्टोरीज, पहला भाग जिसमें कहानियाँ दी गई है, जो महाभारत की कौरवों की कहानी, पांडवों की कहानी, द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी है, अलग अलग जो भी कहानियाँ, दैट इज स्टोरी पार्ट एंड डेजिग्नेटेड एज द नैरेटिव। इस पार्ट को वर्णनात्मक या नैरेटिव कहा गया है, जिसमें सिर्फ कहानियाँ दी गई है, तो इसको इतिहास का नैरेटिव पार्ट मानते हैं। ये पहला है। और दूसरा सेक्शन है अदर सेक्शन कंटेनिंग प्रेस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, जिसमें सामाजिक व्यवहार के नियम कानून हैं, नोन एज डायडेक्टिक, जिसे डायडेक्टिक या उपदेशात्मक कहा जाता है। दिस सेक्शन इंक्लूड स्टोरीज एंड नैरेटिव्स कंटेनिंग सोशल मैसेजेस। और ये वो पार्ट है जिसमें स्टोरीज भी है, लेकिन वो सामाजिक संदेश देने वाले, उपदेश देने वाले जो कहानियाँ और इसमें बातें जो है कही गई है। तो डायडेक्टिक और नैरेटिव, दीज आर द 2 पार्ट्स इन विच हिस्टोरियन कंसिडर्ड एज महाभारत। महाभारत को 2 भागों में वो विभाजित करते हैं। नैरेटिव पार्ट में स्टोरीज हैं मेनली, और जो डायडेक्टिक है उसमें सोशल नॉर्म्स के रिलेटेड जो है उपदेश और मैसेजेस हैं। ठीक है। अब महाभारत की जो स्टोरी है वो ओरिजिनली हस्तिनापुर की कहानी मानी जाती है। हस्तिनापुर जो है वर्तमान में किसी प्लेस का नाम हस्तिनापुर नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने इसको ढूंढने की कोशिश की और इसका एक्सकेवेशन जो है किया गया। तो एक्सकेवेशन एट हस्तिनापुर मूलतः मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर ये खुदाई का कार्य किया गया। वर कंडक्टेड इन 1951-52 बाय बीबी लाल। 1951-52 में बीबी लाल द्वारा जो है इसको खुदाई का कार्य किया गया हस्तिनापुर का, जो कि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के हेड थे। हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक एज वेल एज बर्न्ड ब्रिक। अब उन्होंने जो खुदाई की तो उसमें यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की ईंटों के बने हुए भी मिलते हैं, साथ ही साथ जली हुई या पक्की हुई ईंटों के भी बने हुए मिलते हैं। तो दोनों तरह के मकान यहाँ पर मिले हैं। सोकी जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वर यूज फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर। जो गंदा पानी होता था उसको बाहर निकालने के लिए ईंटों के बने हुए ड्रेन्स या नालियाँ भी यहाँ पर मिली है। सोकेज जार्स भी होते थे जहाँ पर पानी को सुखा किसी एक गड्ढे में इकट्ठा करके फिर वहाँ पर सुखा दिया जाता था। तो इस तरह के जो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर मिलता है। टेराकोटा रिंग वेल्स हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स। और टेराकोटा के बने हुए रिंग वेल या वलय कूप जो है वो भी इस हस्तिनापुर में मिले हैं, जहाँ पर गंदे पानी को जो है वो ड्रेनेज पीट के रूप में इन वलय कूप का यूज़ किया जाता था, जिसमें राउंड में पानी जो है सर्किल के रूप में धीरे धीरे करके उन पिट्स में नीचे उतरता था और उसके अंदर की गंदगी जो है ऊपर ही रह जाती थी और नीचे पहुंचकर वो पानी जो है साफ़ हो जाता था। तो ये भी यहाँ पर खुदाई में मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रिंग वेल्स जो है यहाँ पर मिले हैं। ड्रेन्स, ब्रिक ड्रेन्स भी यहाँ पर मिले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मकान जो हैं वो मड ब्रिक्स और बर्न ब्रिक्स दोनों के यहाँ पाए गए हैं। फिर यहाँ इस महाभारत में एक महत्वपूर्ण जो चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें पोलियंड्री मैरिज का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिसमें पोलियंड्री मैरिज वो है जिसमें महिलाओं के एक से अधिक पति होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है द्रौपदीज मैरिज है विथ पांडवास वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलियंड्री मैरिज। ठीक है, ये बहुपति विवाह का एक एग्जाम्पल है जो यहाँ मिलता है। अब इसका रीज़न जो है इतिहासकारों ने ढूंढने की कोशिश की। इट मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वुमेन। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उस समय या तो महिलाओं की कमी हो गई थी ड्यू टू इनसेसेंट वॉर्स, लगातार चलने वाले युद्धों की वजह से, और ड्यू टू सिचुएशनल क्राइसिस या किसी परिस्थिति विशेष की वजह से महिलाओं की संख्या उस समय कम हो गई हो। एंड ऑल्सो दैट नैरेटिव समटाइम डजंट रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटीज़। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जो लिखने वाला लेखक होता है उस समय की वास्तविकता को अपने जो है लेख में नहीं दिखाता है या बताता है। तो इसका एक्चुअल रीज़न नहीं पता है कि द्रौपदी ने या उस समय में द्रौपदी का 5 पतियों वाला जो सिस्टम है क्यों अपनाया गया, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है पोलियंड्री का जो वहाँ पर मिलता है। अब महाभारत को एक डायनामिक टेक्स्ट भी कहा जाता है, एक गतिशील ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महाभारत वॉज रिटन इन अ वैरायटी। अब इसको गतिशील ग्रंथ या डायनामिक टेक्स्ट क्यों कहते हैं, तो इसके मुख्य रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला रीज़न है कि इट वॉज रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेज में महाभारत जो है लिखा गया। इसकी कहानियाँ जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलती हैं।
भाषाओं में मिलती है भारत की। दोज पीपल हु रोट वर्जन्स ऑफ दिस एपिक एडेड स्टोरीज ओरिजिनेटेड और सर्कुलेटेड इन देयर लोकेलिटीज़। और जिन लोगों ने भी महाभारत को लिखा है, इसकी कहानियों को लिखा है, उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में जो कहानियाँ प्रचलित थी उनको भी महाभारत की कहानियों में ऐड कर दिया है। इस वजह से इसको गतिशील ग्रंथ कहा गया है। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वॉज ऑफन रिटोल्ड इन मैनी वेज। और इस महाभारत की जो मुख्य कहानी है उसको अनेक तरह से कहा गया है। एपिसोड्स वर डिपाइक्टेड इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। और इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें मूर्तियों में और पेंटिंग्स में बहुत सी जगह दिखाया गया है। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और इस महाभारत में जो बहुत सारी कहानियाँ और किस्से और घटनाएं हैं उनको अलग अलग जो परफॉर्मिंग आर्ट है उनमें दिखाया गया है। प्लेज के रूप में, नाटकों के रूप में वो दिखाए गए हैं, डांस के रूप में परफॉर्म किए गए हैं, और अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस जो हैं उनमें भी, कविता कहानियों और उनमें भी इनको वर्णन किया गया है। तो इस वजह से महाभारत को एक डायनामिक टेक्स्ट कहा जाता है। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स आए हैं, न्यू वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो की वर्ड है यहाँ पर दैट इज़ कुला। कुला मीन्स संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुला टू डेजिग्नेट फैमिली। किसी एक विशेष प्रकार के फैमिली या परिवार के लिए कुल वर्ड का या कुला वर्ड का यूज़ किया गया है। किन, किन या बंधुता जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन लीनिएज। एक ही परिवार से संबंधित लोगों के समूह को जो है किन या बंधुत्व कहा गया है। पैट्रिलिनी जो है पितृसत्तात्मकता है। इट रेफर्स टू द ट्रेसिंग ऑफ लीनिएज फ्रॉम पैटर्नल साइड। पिता की तरफ से जो है सत्ता या संपत्ति का हस्तांतरण है उसे पैट्रिलिनी कहा जाता है। मैट्रिलिनी मीन्स मात्र सत्तात्मकता। इट रेफर्स टू द ट्रेसिंग ऑफ लीनिएज फ्रॉम मैटरनल साइड। माँ की तरफ से जो है संपत्ति का हस्तांतरण है वो माँ से बेटी को जो है उसे मैट्रिलिनी कहा जाता है। मैट्रोनिमिक्स जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर डिराइविंग नेम्स फ्रॉम मदर। माँ के नाम से जो पुत्रों के नाम जोड़े जाते हैं, रखे जाते हैं, दैट इज मैट्रोनिमिक्स नोन एज मैट्रोनिमिक्स। द सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स। सातवाहना शासकों को इस मैट्रोनिमिक्स से जाना जाता है। द बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद, जो सबसे प्रारंभिक उपनिषद है, कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मैनी ऑफ हुम वर डेजिग्नेटेड बाय मैट्रोनिमिक्स। जिसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक और विद्यार्थियों की लिस्ट दी गई है जो अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। इज ऋग्वेद पार्ट ऑफ ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। और इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है, इसमें चारों वर्णों के बारे में लिखा गया है। द 4 वर्णास वर सेड टू हैव इमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पुरुषा। और इसमें ऐसा माना गया है कि ये चारों वर्ण है जो आदि पुरुष है उसकी शरीर से उत्पन्न हुए हैं। द प्रीमिवल मैन, ब्राह्मणास फ्रॉम द माउथ, ब्राह्मणों का जन्म जो है उनके मुंह से हुआ है। क्षत्रियास फ्रॉम द आर्म्स, क्षत्रियों का उसकी भुजाओं से जन्म हुआ है। वैश्यास वर फ्रॉम द थाइज, जंघाओं से वैश्य वर्ण के लोगों का जन्म हुआ है। एंड द शूद्रास फ्रॉम द फीट, और पैरों के तलवों से जो है शूद्र जाति का वर्ण के लोगों का जन्म हुआ है। तो ये पुरुष सूक्त में ये सारी बातें लिखी गई जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। वणिक वर्ड जो है एक नया वर्ड है, संस्कृत टर्म यूज टू डेजिग्नेट मर्चेंट, जो कि व्यापारियों के लिए यूज़ किया जाने वाला एक वर्ड है। व्यापारी वर्ग को जो है वणिक कहा जाता था। इन मृच्छकटिकम रिटन बाय शूद्र का हीरो चारुदत्ता वॉज डिस्क्राइब्ड एज बोथ ब्राह्मण एंड ए मर्चेंट। और मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें उसका जो मेन हीरो होता है जिसका नाम चारुदत्त होता है, उसे ब्राह्मण के साथ साथ एक वणिक या व्यापारी के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो ये कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में, परीक्षा में बहुत उपयोगी रहेंगे। और इसी के साथ ये जो आज का चैप्टर है पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे हम अगले चैप्टर के वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।